Hello students, good morning. So welcome here. This is your channel, that is Constructive Physics. So today we are discussing class 9th. Oh, I'm really sorry. So today we are discussing class 9th physics. Okay, chapter 10 gravitation. ठीक है, आज हम ग्रेविटेशन डिस्कस करने वाले हैं. ऑलरेडी हम पार्ट 1 में इन टेक्सचुअल क्वेश्चंस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर. ठीक है, फिर मैं आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स भी कराऊंगी. एमसीक्यू जो क्वेश्चंस आपके होते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा बेटा. हर एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. मैं आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करा चुकी हूँ पहले ही. ठीक है, और भी प्रैक्टिस कराऊंगी, डोंट वरी. अब जितना आप पढ़ोगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा. ठीक है, तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो. डोंट वेस्ट योर टाइम. ओके, पढ़ाई करोगे तो आपको समझ में भी आएगा और आप हर चीज़ को अच्छे से कर भी पाओगे. चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा. सो हियर क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज एनसीईआरटी एक्सरसाइज. बेटा ध्यान रखेंगे आप, जो टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना वो वाले हैं जो बाहर होते हैं, ब्लू वाले नहीं है. ये ब्लू वाले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ओके, सो हाउ डिड द क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंजेज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज रिड्यूस टू हाफ. ठीक है, क्या कह रहा है कि फोर्स में क्या चेंज आएगा या फोर्स पे क्या अफेक्ट पड़ेगा अगर उनकी डिस्टेंस क्या हो जाए, हाफ हो जाए. ठीक है, हम तो चलिए हम फाइंड आउट कर देते हैं. सो यू नो वेरी वेल, वी नो, सबसे पहले तुम्हें फोर्स पता होगा तभी तुम निकालेंगे. वी नो एफ इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर सी. ठीक है, होप यू ऑल आर नाउ. सॉरी बेटा, क्योंकि हम अर्थ का कंपेयर नहीं कर रहे, इसको छोटा ही हम लेंगे आर स्क्वायर. ठीक है, सो इसने क्या बोला है कि अगर डिस्टेंस को हम हाफ कर देंगे यानी कि आर क्या हो जाए, आर बाई 2, तो नया फोर्स क्या होगा. चलिए फाइंड आउट करते हैं. तो एफ डैश क्या हो जाएगा, जी m1 m2 बाय आर की जगह पुट कर दें आर बाई 2 का होल का स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो जाएगा जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर अपोन में 4. ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर और इनटू में क्या हो जाएगा बेटा ये. सो ये आपका जो नीचे है आर, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा. ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ डैश इज इक्वल टू 4 इंटू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर. और आप ध्यान से देखिए ये जो टर्म है और ये जो टर्म है क्या सेम है. हाँ जी, बिल्कुल सेम है. तो मैं इसकी जगह 4f पुट कर दूं तो जो न्यू फोर्स होगा, सो जो फोर्स है वो फोर्स क्या हो जाए, सो न्यू फोर्स बिकम 4 टाइम्स. ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा. ठीक है, तो हमेशा याद रखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे आपको इसी तरीके से सोल्व करना है. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. अब देखिए, एक बार दोबारा से देख लीजिए, समझ में आना चाहिए आपको. चलिए सेकंड करते हैं. हमारे टोटल 3 पार्ट्स रहेंगे बेटा. इसमें 18 क्वेश्चन हैं, तो हर पार्ट में हम 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ठीक है, समझ गए. हर पार्ट में 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आता रहे और किसी भी तरीके का ना जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल धीरे धीरे और आराम से करना है. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं बेटा. सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 बेटा. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेज. ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सभी बॉडीज पे लगता है इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेज. ठीक है, मास के अकॉर्डिंग. तो ये क्या कह रहा है कि वाई देन ए हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइट ऑब्जेक्ट. फिर एक हैवी ऑब्जेक्ट और एक लाइट ऑब्जेक्ट है. ठीक है, हैवी ऑब्जेक्ट पहले क्यों नहीं गिरता है, ज़्यादा तेज क्यों नहीं गिरता है, तो उसका रीजन हम देखेंगे. ठीक है, तो इसका क्या कह रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना बेटा वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, ऑन द मास. ठीक है, यू नो वेरी वेल, ग्रेविटेशनल आप साथ साथ लिखते रहिए. ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास. ठीक है, but heavier bodies does not fall earlier
heavier body does not fall earlier, ठीक है, देन लाइट बॉडी। ठीक है, सबको पता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, लेकिन फिर भी जो हैवियर बॉडी है वो जल्दी नहीं गिरती देन लाइटर बॉडी। ठीक है, क्यों नहीं गिरता, वही तो रीजन जानना है। बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity does not depend on mass of the falling object, depend on mass of falling object। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरते हैं उनके मास पे डिपेंड ही नहीं करता। कैसे नहीं करता, देखिए, जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Gm/r²। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m क्या है, मास ऑफ द अर्थ, r क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो आप ये देखिए, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिपेंड ही नहीं करता किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे। जो डिपेंड ही नहीं करेगा तो उसको क्या फर्क पड़ेगा कि हैवी ऑब्जेक्ट आ रहा है, लाइट ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। What is magnitude of ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड बताइए बिटवीन अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट, बिटवीन अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट on its surface। ठीक है, ये बताना आपको, क्लियर। और आपको गिवन है, क्या क्या गिवन है, मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, 6 × 10⁻24 kg, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, दिस इज ऑल्सो गिवन 6.4 × 10⁻6 मीटर। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। ओके, सो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। सो वी नो व्हाट इज मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, तो इसको इस तरीके से समझिए बेटा आप। सपोज दिस इज अर्थ और इस पे ये कोई 1 kg की बॉडी अर्थ के सरफेस पे रखी हुई है, 1 kg की, और दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, और ये स्मॉल मास। ठीक है, तो वी नो जो फोर्स लगता है क्या होता है, Gm/r²। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे बेटा। तो जी क्या होता है, 6.67 10⁻11 इंटू 1 kg हो जाएगा। ठीक है, 1 इंटू में बड़े वाला इसका क्या है, 6 × 10⁻24 और r का स्केयर यानी कि 6.4 × 10⁻6 इंटू 10⁻6। और जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो मैं हमेशा क्या कहती हूँ बेटा, आपको पहले पावर्स को सोल्व कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले पावर्स को सोल्व कर लेते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, 1 मिनट रुकिए। ओके बेटा, तो ये आपका हो जाएगा 6.67 × 6 और अपॉन में 6.4 इंटू, इनको छोड़िए। ठीक है, अब 10 के पावर्स को देखिए, -11 + 24 और ये -12, क्योंकि नीचे जाके 6 12 हो जाएगा ऊपर। तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा, 6.67 × 6, 6.4 × 6.4। ठीक है, और इंटू में 10 के पावर देखिए, ये क्या हो जाएगा, 10 देखिए 23 माइनस का 23 और प्लस तो 10 बचेगा ओनली। ठीक है, तो बेटा देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 667 × 60 अपॉन में 64 × 64। ठीक है, और जब इसको हम सोल्व करेंगे देन वी आर गेटिंग
ओके बेटा, तो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 40020, इन दोनों को किया तो आया 4096, तो हमारे पास हुआ 9.770, ठीक है, जिसको अप्रॉक्सीमेट हम लिख सकते हैं 9.8 न्यूटन। तो जब भी अर्थ पे एक 1 kg की बॉडी रखी होगी तो उस पर कितना फोर्स लगेगा बेटा? 9.8 न्यूटन, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट। द अर्थ एंड द मून अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, अर्थ और मून दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। सबको पता है इस बात का, दोनों मास बॉडी हैं तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद फोर्स? क्या अर्थ भी मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है? ठीक है, बिल्कुल करती है, लेकिन कितने फोर्स के साथ? ग्रेटर फोर्स के साथ, स्मॉलर फोर्स के साथ, या सेम फोर्स के साथ? ठीक है, और विद विच द मून अट्रैक्ट द, और अर्थ मून को अट्रैक्ट करता है। देखिए दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है, लेकिन ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है क्या अर्थ ज्यादा फोर्स लगाती है मून पे या मून ज्यादा फोर्स लगाता है अर्थ पे, या दोनों ही एक जैसा फोर्स लगाते हैं, ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे को क्यों अट्रैक्ट करते हैं? क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, सो देखिए बेटा, द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद ए फोर्स विच इज इक्वल टू द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट द अर्थ। क्लियर? यानी कि अगर मैं बात करूं, सपोज दिस इज मून एंड दिस इज अर्थ, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे पे क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं, ठीक है, अपोजिट लगाएंगे, ठीक है, बट जो ये फोर्स होगा वो हमेशा क्या रहेगा? मून का फोर्स और अर्थ का फोर्स इट इज इक्वल, ठीक है, अर्थ का फोर्स और मून का फोर्स क्या होगा बेटा? इक्वल होगा, दोनों का फोर्स इक्वल, मतलब दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाते हैं, ठीक है, और कौन सा फोर्स लगाते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। ओके, सो ग्रेविटेशनल लॉ ऑलवेज ओबे न्यूटन थर्ड लॉ, तो न्यूटन थर्ड लॉ को भी ओबे करती है। न्यूटन थर्ड लॉ यही तो कहती है कि दोनों बॉडी एक दूसरे पे अपोजिट फोर्सेस लगाते हैं तो वो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, बट अपोजिट होगा डायरेक्शन में, ठीक है, क्या होगा? मैग्नीट्यूड में इक्वल बट डायरेक्शन में अपोजिट। क्लियर? सो इसका मतलब ये होगा कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून ऑन द अर्थ इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, यानी कि अर्थ और मून एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, इक्वल तो लगाएंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, ठीक है, हो गया क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, चलिए बेटा, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। So students, this is our question number 5. If the moon attract earth, why does the earth not move towards the moon? ठीक है, कि कह रहा है कि अगर मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है तो जो अर्थ है वो मून की तरफ मूव क्यों नहीं करती? मतलब मूव अर्थ, जो ये अपनी अर्थ है, ठीक है, और आप सबको पता है कि जो मून है ना वो अर्थ के राउंड क्या करता है? इस तरीके से रिवॉल्व करता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अर्थ भी मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, मून भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और सेम फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, फिर मून ही अर्थ के राउंड क्यों चक्कर लगाता है? अर्थ मून के राउंड चक्कर क्यों नहीं लगाती? ठीक है, तो यू नो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन मून इनेबल द मून टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ठीक है, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वही मून को इस लायक बनाता है कि वो अर्थ के राउंड चक्कर लगा दे। बट ये भी एक बात है कि जो फोर्स ऑफ द मून ऑन अर्थ इज इक्वल टू ठीक है, यहाँ आएगा बेटा इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन मून। ठीक है, जो मून अर्थ पे फोर्स लगा रहा है और अर्थ मून पे फोर्स लगा है, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ये जो मून का फोर्स है वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो उसमें मोशन प्रोड्यूस कर सके अर्थ में। क्यों? क्योंकि अर्थ का है ना मास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अर्थ का मास ज़्यादा है ना, इसी वजह से जो अर्थ का मास है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मून के मास के। ठीक है, इसी वजह से क्योंकि अर्थ का मास ज़्यादा है और मून का मास कम है, ये इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इसको इस लायक बनाता है, इट मेक्स इट इनेबल दैट इज मूव अराउंड द अर्थ, की अर्थ के अराउंड मूव करे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हाट हैपेंड टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर्स के बारे में बताना है कि फोर्स के साथ क्या होगा। सिचुएशन है इफ मास इज बिकम डबल, अगर मास को मैं डबल कर दूं। सेकंड सिचुएशन है डिस्टेंस बिटवीन, अगर आर को मैं डबल भी कर दूं यानी कि 2r, और एक बार मैं आर को ट्रिपल कर दूं यानी कि 3r पुट कर दूं। ठीक है, और मास ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट इज डबल। देखिए इसमें तो क्या करा है, एक मास को डबल किया है। ठीक है, यानी कि दूसरा मास सेम रहेगा। क्लियर, दूसरा मास क्या रहेगा? सेम। और थर्ड में क्या कह रहा है कि दोनों मासेज को डबल कर दिया गया है।
ठीक है, m1 को भी डबल 2m1 और m2 को भी 2m2। ठीक है, इस तरीके से आपको सिचुएशन दी गई है और फिर आपको पूछा गया है कि क्या कुछ होगा। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। ओके, सो यू नो f इज इक्वल टू g m1 m2 बाय आर स्केयर। फर्स्ट सिचुएशन क्या कहती है, अगर एक मास, तो मान लीजिए मैंने ये बोल दिया कि ये मास डबल हो गया, सेकंड मास सेम रहेगा, सेकंड मास में कोई चेंज नहीं आएगा, तो m2 हमारा m2 ही रहेगा। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो फोर्स क्या हो जाएगा, g 2m1 m2 बाय आर स्केयर। ठीक है, तो जो नया फोर्स है वो हमारे लिए हो जाएगा g, क्योंकि हमने ये वैल्यू पुट कर दी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2g m1 m2 बाय आर स्केयर। तो ये किसकी वैल्यू है, f की, तो f डैश किसके इक्वल हो जाएगा, 2f। ठीक है, तो यानी कि जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, फोर्स बिकम डबल। ठीक है, फोर्स बिकम डबल। क्लियर। चलिए सेकंड सिचुएशन की बात करते हैं। सेकंड सिचुएशन में क्या कह रहा है, सेकंड सिचुएशन में अलग अलग पार्ट, सबसे पहले वो बात करेगा जब r को हम 2r पुट कर देंगे, और सेकंड पार्ट में डिस्कस करेगा r को हम 3r पुट करेंगे। ठीक है, तो जब हम r को 2r पुट करेंगे तो f क्या हो जाएगा, यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का हम यूज करेंगे, लेकिन f डैश हमारे पास क्या हो जाएगा, g m1 m2, मास में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ इसमें चेंज है, तो 2r का स्केयर, तो ये क्या हो जाएगा, f बाई 4r, है ना। और जब हम 3r वाला करेंगे तो क्या हो जाएगा, f डैश इज इक्वल टू g m1 m2 बाय 3r का स्केयर, यानी कि क्या हो जाएगा, f आ जाएगी, ये वाली टर्म तो भी हमने देखा था। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 1/9r स्केयर। ओके, तो यहाँ से देखिए जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, वो अपना हो जाएगा f बाय 4, यानी कि 4 टाइम्स। ठीक है, तो फोर्स बिकम 1/4। ठीक है, 1/4 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, 1/9f, यानी कि 1/9 टाइम। ठीक है, फोर्स क्या हो जाएगा, 1/9 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आ गया आप सभी को। ये देखिए दोबारा देख लीजिएगा। चलिए अब पार्ट 3 करते हैं। जो थर्ड पार्ट है वो क्या कह रहा है कि m1 भी डबल हो जाए और m2 भी डबल हो जाए। ठीक है, तो नया फोर्स क्या होगा, g 2m1 2m2 बाय r स्केयर, तो g 4 आ जाएगा बाहर, m1 m2 बाय r स्केयर, ये क्या है हमारा 4f। ठीक है, तो f डैश क्या हो जाएगा 4f, यानी कि फोर्स बिकम 4 टाइम्स। ठीक है, फोर्स बिकम 4 टाइम्स, 4 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट, आज हमने डिस्कस करें फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6। इन अवर पार्ट 2 वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये सारे हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो होप यू एंजॉय दिस सीरीज बेटा। आपको सारे क्वेश्चन समझने हैं, सारे क्वेश्चन को समझते हुए अच्छे से करना है। तो चलिए बेटा मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गुड लक।